ये किस्सा है 2007 में जो है वो बस दिमाग में बात आई कि यार ये एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा निगलेक्टेड सेक्टर है रियल एस्टेट का जिसमें ट्रेनिंग्स की बहुत शदीद ज़रूरत है। कुछ था ही नहीं सीखने का, सिखाने का। रिवायती तौर पर वही जो है किसी स्टेट एजेंसी में बंदे बैठ जाते थे, कुछ सीख लिया, इसके बाद जो है वो काम शुरू कर दिया। कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी। जब इससे थोड़ा मैं पहले माजी की तरफ मैं लेके जाऊंगा क्यों मेरे जहन में ये आया। बुनियादी तौर पर हमारा फैमिली बिजनेस है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, और आबाद के मेंबर भी हैं काफ़ी, मेरे इन-लॉज भी और दोस्त भी। तो ओवरऑल रात दिन इन्हीं लोगों में बैठना होता था। तो वही बात है कि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं इस फील्ड में, वो देखकर दिल ज़रा फुटता था कि यार ये क्या है। बिल्डर की प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट फील्ड के अंदर जो प्रैक्टिसेस जो हमारे यहाँ एक बिल्कुल एक हो गया ना कि जो सबसे नाकारा बंदा है वो ये काम करता है ख़ानदान का। और भी रियल एस्टेट में कोई बंदा देखे ना, कोई अगर मतलब फर्स्ट कीजिए कोई आता है पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जमा करके आता है रियल एस्टेट एजेंट के पास कि यार मुझे को घर दिला दो, मुझे को प्लॉट दिला दो, और वो एजेंट जो है वो नॉन क्वालिफाइड होता है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं होती इस फील्ड की, ना नॉलेज होती है। मैं दावे से कह सकता हूँ 20-20, 25-25 साल पुराने लोग आए, बात की, उनसे 2-3 सवाल पूछे, वो जवाब नहीं दे सके। आप 20 साल से काम कर रहे हैं जिस फील्ड से आप प्रोफेशनली लिंक हैं, आपको बुनियादी चीज़ें नहीं पता। फिर बहरहाल उन्होंने फिर एडमिशन भी लिया। और आज तो बात असल में ये है कि इससे पहले जब 2007 से पहले एक जर्नी थी, कुछ मैं यूनिवर्सिटीज़ में HOD भी रहा, कैसबेट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी भी रहा, तालीम से भी वाबस्ता रहा। बिज़नेस की जो तीनों फॉर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, तीनों में बहुत अपना टाइम गुजारा और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर मैं 2007 में इसकी बुनियाद डाली। यूनिवर्सिटीज़ में रहकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, जो करिकुलम है, वो रिलेट ही नहीं इंडस्ट्री से। आप में से कोई MBA, BBA जब करके जब फील्ड में आते हैं तो जो हम पढ़ चुके होते हैं वो उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कोई पुराने करिकुलम डिज़ाइन किए हुए चल रहा है, वो बस एक बुकिश नॉलेज जो है ट्रांसफ़र हो रही है। जबकि यूरोप के अंदर, वेस्ट में यही सारी चीज़ें होती हैं कि वो इंडस्ट्री से जो है लेते हैं फीडबैक और क्या रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक उसको कोर्स का पार्ट बनाते हैं। तो ये है कि वो बिल्कुल ही बच्चा जो वहाँ से निकलता है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ किसी फील्ड में आता है। हमारे यहाँ बच्चा जो है वो MBA करने के बाद जब निकलता है, सॉरी बच्चा बोल रहा हूँ मैं, मुँह पे से बच्चा चढ़ा हुआ है, तो वो जो है जब फील्ड में आता है तो उसको फिर MBA करने के बाद भी वो नौकरी ढूंढ रहा होता है 25-30 हज़ार की, और वो भी फिर कई सिफारिश के बाद मिलती है, इंटर्नशिप करे, सीखे, इसके बाद वो बिज़नेस की बुनियादी चीज़ें सीख पाता है। तो यही चीज़ें जहन में थी और मैंने कहा कुछ ऐसा इदारा होना चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि कोई कस्टमाइज कोर्सेज हो रिलेटेड टू पर्टिकुलर फील्ड के बंदा वो करे और किसी न किसी शोबे में वो एक्सपर्ट तो नहीं, बहरहाल वो इन होने के लिए जो बुनियादी नॉलेज है उसको मिल जाए। एक और फिगर मैं आपसे शेयर करूंगा, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे इस मुल्क में कि एक साल में तकरीबन 13 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल में दाखिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान का फिगर है ये, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी से जब ये सेकेंडरी में जाते हैं तो उसकी तादाद 13 लाख से 9 लाख हो जाती है। सेकेंडरी से फिर जब वो इंटर की वो इस तरफ आते हैं इंटरमीडिएट की, तो वो और तादाद 7 लाख हो जाती है। यानी जैसे जैसे मंजिलें तय करता है बच्चा, क्वांटिटी लोगों की कम हो जाती है स्टूडेंट्स की। और हायर स्टडीज़ का रेशो तकरीबन 2%, 2.5% ये रेशो है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम है वही 6 साल 5 साल बच्चा प्राइमरी में एडमिट होता है, फिर 10 साल उसने मैट्रिक में गुजारे, फिर इसके बाद 2 साल इंटरमीडिएट में गुजारे। जब वो BBA या MBA करने जाता है तो वो 26 साल का हो जाता है। पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं
फिर उम्मीदें ला के रखते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है वो हमें कुछ कमा के दे, तो 30 साल में जाकर सेटल होता है, इस काबिल होता है, पैसे कमाना, नतीजा क्या होता है पूरे माशरे में जो है ना ये बुराइयाँ और सारी जो चीज़ें, शादियाँ नहीं होती टाइम पर, लड़कियों की लड़कों की, मतलब अजीब सी सिचुएशन है, कोई प्लानिंग कोई चीज़ नहीं है हमारे में। ये चीज़ें मैं सोचता रहता था, चूँकि बड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, लिबरा हूँ, तो ये चीज़ों को काफ़ी सोचता था यार कुछ करें, मतलब सारे बीइंग पाकिस्तानी जो है ना कुछ करना चाहिए हमें। तो यही है कि जब 2007 में ये कोर्स किया तो बेसिकली मेरी एक्सपर्टीज़ थी फोटोग्राफी की। मैंने इंग्लैंड से इसमें कोर्स किया था 1980s में, और ये जो अम्ब्रेला आप देखते हैं आज हर स्टूडियो में मौजूद होती है, ये सबसे पहले कराची में मैंने इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पहले कोई अम्ब्रेला को समझता नहीं था, बल्ब के अंदर फोटोग्राफी होती थी, स्टूडियो में जाते थे बल्ब जलते थे, लेकिन साहब याद होगा आपको 500 1000 वाट के बल्ब और उसमें तस्वीरें होती थी। ये अम्ब्रेला मैंने इंट्रोड्यूस की थी कराची में। तो बहरहाल फोटोग्राफी मेरा जुनून था और ये पढ़ाता भी था। उसी पढ़ाने से ही मुझे ये ख्याल आया, बल्कि वाक़या हुआ था कि क्यों रियल इस्टेट का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया बनाया, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, कोई बुक्स भी नहीं थी इसके ऊपर। अगर आप 2007 में चले जाएँ, अभी भी इतनी बुक्स नहीं है, सब वो अंग्रेज़ों की लिखी हुई है, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ये तो होती है, रियल इस्टेट नहीं होता जो हमारा जो है सिस्टम, जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, पाकिस्तान का, इंडिया का जो पूरा एक जहाँ अंग्रेज़ ने हुकूमत की है, यहाँ वो चीज़ नहीं है, सिर्फ लॉ की चंद बुक्स के। तो जब रियल इस्टेट का मैंने सोचना शुरू किया कि इस पर कुछ कोर्स हो, जब रिसर्च करने निकला तो कुछ भी नहीं था, कहीं से कोई किताब, कहीं से कोई मैगजीन, कहीं से कोई चीज़ कुछ भी नहीं मिली मुझे। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा काम किया जाए, किस तरह इसको कोर्स बनाया जाए। अल्लाह ताला ने दिल में डाल दिया था कि रियल इस्टेट पे कोर्स बनाना है। तो फिर मैंने रिसर्च, इस तरह की रिसर्च में तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, वो बाहर जाते तो बाहर की चीज़ें मिलती थी। मैंने फिर मुख्तलिफ जितनी भी लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ हैं, कराची में 14 लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ हैं, 14 नाम पूछूंगा आपसे मैं, कितनी आपको याद है। उन तमाम अथॉरिटीज़ के एक पीएन से लेकर डायरेक्टर लेवल के लोगों तक मिला मैं, उनसे मुलाकात की, इंटरव्यूज़ लिए। इसी तरह बिल्डर्स, आबाद के जो मेंबर्स थे काफ़ी, उसमें से छोटे से लेकर बड़े बिल्डर्स तक भी मिला, टाइम लिया, इंटरव्यू लिए, जब राइट करता रहा। सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा था एक ज़माने में, तो ये कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला चला। जो भी रियल इस्टेट से जो सीनियर लोग मिलते थे उनसे टाइम लेता था, इंटरव्यूज़ लेता था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो गैदर होती चली गई। फिर उसको जमा किया और उसके बाद फिर तो उन्हीं की बेसिस के ऊपर कोर्स डिज़ाइन किया है। सबसे पहला कोर्स 2007 में। अब आपको हमारे माशरे में नेगेटिविटी इतनी है इस फील्ड को लेकर कि जब मैंने कोर्स डिज़ाइन किया, जिससे भी मिलता था कि मैं कोर्स कराने जा रहा हूँ, इसका डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसने बिल्डर से मिला, ब्रोकर से मिला, रियल्टर से, और मतलब इस फील्ड से रिलेटेड कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसने हौसला अफजाई की हो फिर यार ये अच्छा काम करने जा रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहुत नामी गिरानी बिल्डर हैं, अभी तो उनका इंतकाल हो गया, मैं रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर इसलिए बताना नहीं चाहता उनका नाम। उन्होंने जो है वो, जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो बोले कि क्या करेगा, तो मैंने कहा अंकल अंकल बोलता था मैं उनको, तो मैंने कहा ये प्रोग्राम है मेरा। तो एकदम ज़ोर से जो है ना मुझे गालियाँ दी, मेरे फैमिली फ्रेंड थे, अब्बू के भी दोस्त थे, तो गालियाँ दी, तो पागल हो गया वो, मेमन कंपनी से चरिया हो गया, पागल हो गया, किस चक्कर में तो पड़ गया, तो पैसे कमाने तो मेरा प्रोजेक्ट उसको क्लिफ टावर जो दो तलवार के पास है, वो तीन तलवार के पास, वो उस वक्त बन रहा था, बोला तुम ये प्रोजेक्ट संभाल लो। तो मैंने कहा नहीं अंकल मुझे तो ये काम करना है। मतलब मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मेरी हौसला सीखने की गई कि यार ये किन चक्कर में पड़ गए तुम, इनको पढ़ाओगे रियल इस्टेट को। मेरे को सर ये तो बड़ा अहम शोबा है। वही जहन में कि जो चीटिंग फ्रॉड धोखे में देखता आया था, क्योंकि फैमिली में ही हो रहा था ये, दो जो बिल्डर अगर साथ बैठते थे और मैं भी साथ बैठ जाता, तो ये होता था किस तरह काटे क्लाइंट को ना, कौन कौन से चार्जेस लगाएं इस पर। ज़रा सा इसने, मुझे एक बात अच्छी तरह याद है, एक फाइल पूरी फुल पेड थी, सिर्फ 250 रुपये बैलेंस था, 250 रुपये, यकीन करें, आज से 10 साल पहले। आज वही बिल्डर हयात हैं,
₹250 की वजह से वो फाइल कैंसिल कर दी गई थी। ठीक है, ये जुल्म मतलब जो है ना, जुल्म ही है ना। फुल पेमेंट एक बंदे ने कर दी और ₹250 की वजह से फाइल कैंसिल हुई। तो अब मैं कुड़ता रहता था, मैंने कहा क्या किया जाए, ये मतलब इसका क्या इलाज है। तो मुझे यही सोल्यूशन नज़र आया, एजुकेशन, अवेयरनेस लोगों में दी जाए। तो 2007 में कुछ हालात भी ऐसे थे, बहुत क्राइसिस था। ये आपके लिए भी एक मोटिवेशन है। सिर्फ 6 बाय 6 फीट की एक जगह मिली मुझे रेंट के ऊपर, वहाँ मैंने इस वेबसाइट की बुनियाद रखी। हकीकत में 6 बाय 6 फीट। आज भी कभी कभी जाता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ जगह को और बड़ी मोटिवेशन मिलती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में नाम है अमानुल्लाह पंजवानी का रियल एस्टेट के एजुकेशन के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 6 बाय 6 फीट का रूम जो है वो समामा शॉपिंग सेंटर है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, इसके बिल्कुल बराबर एक सिटी विजन शॉपिंग मॉल, इसका मेज़ानाइन फ्लोर फेल प्रोजेक्ट। उसमें एक 6 बाय 500 रुपये मेंटेनेंस के ऊपर वो जगह ली और 4 कुर्सियाँ डाली और शुरू कर दिया मैंने काम। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि किसी एक ने भी हौसला अफजाई नहीं की। और फिर ऐसा भी होता है कि वही जो नामी ग्रामी बिल्डर हैं, समझ तो गए होंगे, जो डिफेंस से जिनका ताल्लुक है, हुनैद लाखानी के फादर, वो एक कॉन्वोकेशन में जो है वो बुलाया, अपना हम कॉन्वोकेशन भी करते हैं सालाना, उसमें बुलाया। जब उन्होंने एक तादाद देखी कि 250-300 रियल एस्टेट के पास आउट हैं, उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाया, स्टेज पे बैठे हुए थे। तो मुझे देख के हैरान रह गई, तुमने किया है। 250 प्रोफेशनल जो है रियल एस्टेट से जो पास आउट थे और सर्टिफिकेट और डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा अंकल ये है जो आप मजाक उड़ा रहे थे ना, देखें ये चेंज है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, हमने माजू में कॉन्वोकेशन किया। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब बहुत बड़ा नाम है, शायद आप जानते हो, माजू मोहम्मद जिना यूनिवर्सिटी के चांसलर, IBA के और बहुत से, बहुत बड़ा नाम, जो इंतकाल हो गया, अगर उनको तरीके जन्नत करे। उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और कोर्स कंटेंट देखे उन्होंने आफ्टर कॉन्वोकेशन मोहम्मद जिना यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुआ था। वो बोला मैं भी आपका स्टूडेंट बनना चाह रहा हूँ पंजवानी साहब। मैंने बड़ी माजरत की, मैंने सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप। बोला नहीं तुम जिक्र किया था कि वो जाली फाइल और फेक फाइल और असली फाइल कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तकरीबन 85 के करीब वो पॉइंट्स हैं हमारे ना इस कोर्स में। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। मुझे भी एक ब्रोकर ने जो है जाली फाइल दे दी थी। तो कहने का मकसद ये है, मैं थोड़ा सा आता हूँ कि ये एक सिनेरियो था और इसमें जो है ना फिर डे बाय डे रिसर्च, इंटरव्यूज़ चलता रहा और सिलसिला जो है वो 2007 परवेज़ मुशर्रफ का दौर था प्रॉपर्टी में। फिर बूम आना शुरू हुआ और लोग जो है ना वो फिर बहुत सारे लोग आए, एडमिशन्स हुए, बड़ी फिर जगह जल्दी ले ली गई और ये सिलसिला आज 2024 चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के करीब लोग पास आउट हो चुके हैं और ऑनलाइन जो प्रोग्राम है उससे भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो इदारे किसी विजन और मिशन के तहत कायम होते हैं ना, वो फिर हमेशा रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। मैं अकेला चला था इसको लेकर, एक फैकल्टी मेम्बर में वाहिद था, फिर और भी लोग जुड़ते चले गए। आज भी वो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी इस शोबे को पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बुनियादी चीज़ें और जो है वो हमने इसमें ऐड की, जिसकी बेस के ऊपर हमारे जो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं वो काफ़ी उन्होंने करियर के अंदर एक्सेलेंस हासिल की। जो वीकनेसेस रह जाती हैं इंसान की पर्सनैलिटी में, उसको भी हम कम करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कुछ ऐसे सेशन होते हैं, हम एक शॉर्ट एनालिसिस भी करवाते हैं अपना हर इंडिविजुअल का जो यहाँ कोर्स में इन्वॉल्व होता है, और फिर देखते हैं कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो किसी और फील्ड को छोड़कर यहाँ आ रहा है। किसी ऐसी स्टूडेंट्स को ट्रेन करना जो मुख्तलिफ मक्ता फ़िक्र से जिनका ताल्लुक, आप में से सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट, एज डिफरेंट, जो प्रैक्टिस करते चले आए कोई भी कारोबार की नौकरी बिल्कुल मुख्तलिफ, उनको पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। इंटर का बच्चा, मैट्रिक का बच्चा तो एक ही लेवल का होता है ना, जैसे उस्ताद पढ़ा रहा है पढ़ लिया, मगर यहाँ ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पर जजेस भी बैठे हैं, इस वक्त एडिशनल सेशन जज हैं,
वो भी यहाँ से कोर्स किया है, वाइस चांसलर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, फौजी भाई बहुत बड़ी तादाद में, बस हर किस्म के लोग जो है ना वो यहाँ इस सीट पे बैठे हैं। और ज़ाहिर है उनको सब चीज़ें बताना ये भी बड़ा चैलेंजिंग है। तो मकसद ये है कि जिस इदारे से आप जुड़ने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने अगर एडमिशन ले लिया तो क्या है हमारा मिशन, ये नहीं कि तीन महीने या 6 मंथ का कोर्स कर लिया, दैन इसके बाद ख़त्म सिलसिला, आपसे ताल्लुक़ ख़त्म। मगर मेरे से ताल्लुक़ कभी ख़त्म ना होने वाला है। इस ग्रुप में मेरा ख्याल 2015 में कोर्स किया था इन्होंने, शफी साहब ने, ये भी मौजूद हैं। 2018-20 ऐसे कुछ है ना, तो मतलब पुराने, ये तो खैर कभी कभी तो 2007-8 वाले पास आउट भी बंदे जो है ना यहाँ मौजूद होते हैं। ये मतलब एक एसोसिएशन है जो दिलों से जुड़ी हुई है। क्यों, वजह ये है कि इनको जोड़ के रखना, जब मिशन ये हो ना कि यार लर्निंग, तो ये को 3 महीने 6 महीने में तो जो लर्निंग होती है अपनी जगह पर है, मगर इसके बाद भी तो मुश्किलात आती हैं। कोई फायर आ गई, किसी बिल्डर के बारे में मालूमात लेनी है, किसी का NOC जानना है, किसी की हिस्ट्री जाननी है, तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है हमारा। और पूरी टीम में और भी लोग हैं जो गाइडेंस देते हैं, जो हमारी फैकल्टी में भी हैं, कुछ अब सीनियर मेंबर हो गए। तो और ये सिलसिला जो है ये कोर्स ख़त्म होने के बाद भी रवा दवा रहता है। फील्ड क्या है बुनियादी तौर पर देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फील्ड में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। वो कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो ज़रा मुख्तलिफ है, मगर ये भी एक इस फील्ड का हिस्सा है। कराची की रियल इस्टेट की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट तारीख में, हर 7 से 10 साल में एक रियल इस्टेट बबल क्रिएट होता है और फिर बबल फटता है, फिर मार्केट अपनी असली सतह बनाती है। ये है, अगर आप 70 से, मैंने सब पूरा एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, हो सकता है शेयर करूँगा अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हो। तो ये इस तरह के बबल्स जो है ना वो क्रिएट होते हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, मोबाइल फ़ोन अगर बंद कर दें, साइलेंट कर दें, तो ये इस तरह होता है। मगर ये जो इस वक्त करंट पोजीशन चल रही है, ये हकीकत में जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए भी, जो सीनियर लोग हैं इस फील्ड में, और भी सीनियर लोग मिलते रहते हैं। ये इस तो बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बात जो है ना वो मगर ये हालात वक्त लगेगा सही होने में। क्या है पोटेंशियल इस बिजनेस में, अगर हम स्टैटिक्स को लेके चलें तो एक छोटा सा असूल डिमांड और सप्लाई का है ना, इकोनॉमिक्स का असूल है डिमांड और सप्लाई का। अगर हम पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में डिमांड और सप्लाई को देखें तो ये गैप जो है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में 3 करोड़ घरों की ज़रूरत है, 2 करोड़ घर हैं, 1 करोड़ घरों की कमी का सामना, 10 मिलियंस, ठीक है। और हर साल इसमें 7 लाख इजाफा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। 7 लाख घरों में बनते हैं तकरीबन 3-3.5 लाख घर। हर साल इसमें 3.5 लाख घरों में डिमांड में और इजाफा हो जाता है, ठीक है। यही वजह है कि सालाना तकरीबन 80,000 घर जो है वो तबाह हो जाते हैं, ज़िलज़ले, अर्थक्वेक, बारिश की वजह से टूट जाते हैं, जो कच्ची मट्टी गारे के मकान। पूरे पाकिस्तान में जो RCC कंस्ट्रक्शन है, RCC मतलब पता है किसी को RCC का क्या मतलब है? RCC रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ये जो पक्की छत के जो मकानात हैं सिर्फ 20% है, सिर्फ 20, पूरे पाकिस्तान का फिगर है, 20-20% है। 40% मकानात जो है ना रेड ब्रिक्स के हैं, लाल ईंटों के, जो आप हैदराबाद से फिर पेशावर तक जाते हैं आपको लाल ईंटें नज़र आती हैं। रिमेनिंग 40% जो हैं वो कच्ची मट्टी के, गारे के, जो देहातों में आप देखते हैं वो मकानात हैं। इतना दूर है हम RCC या मजबूत कंस्ट्रक्शन से। ये जो 80,000 घर में आपको बता रहा हूँ, ये वही जो 40% कच्ची मट्टी गारे के मकानात हैं और उसमें कुछ रेड ब्रिक्स के मकानात हैं। ये टूट का शिकार हो जाते हैं, फिर 80 दोबारा से शुरू होती है। तो एक ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ इस बिज़नेस के अंदर अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। आप लोग देखते हैं हर चीज़ में वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। रियल इस्टेट के खास तौर पर बात करूँ तो कोई भी ज़मीन हो, क्या भी इसका स्टेटस हो, अप्रिशिएशन हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, लोग आंखें बंद करके बुकिंग करा रहे हैं,
चाहे वो 2 नंबर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो 3 नंबर प्रोजेक्ट्स हैं। अभी मैं नाम ले सकता, क्लास में नाम लूँगा। तो ये है कि लोग ज़्यादातर जो है ना वो ज़ाहिर अपना ख्वाब होता है ना, ज़्यादा जब डिमांड इतनी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, चाहिए घर शेल्टर, तो बस वो इश्तिहारों के पीछे भागते हैं और प्रॉपर वेरीफाई नहीं कराते और फिर नुकसान से दो चार होते हैं। तो एक ऐसे बिजनेस इसमें फील्ड में ये ऑलमोस्ट स्टैटिक्स जो है ना, ये इंडिया पर भी अप्लाई होते हैं, सीलोन श्रीलंका पर भी अप्लाई होते हैं। डिमांड, आबादियाँ ज़्यादा हैं इस रीजन में, एशिया में आबादी बढ़ रही है और डिमांड कम है, जिसके मुताबिक घर नहीं बन पा रहे हैं। आप सिर्फ कराची का ही सिनेरियो देख रहे हैं ना, कि कराची की सराउंडिंग में जितनी भी हाउसिंग स्कीमें हैं, अगर आप कॉक्सबे ले लें, मरीर ले लें, ठीक है, कॉक्सबे स्कीम 10% भी ऑक्यूपाई नहीं। स्कीम 33 इतनी करीब तरीन, आप स्कीम 33 देख लें, अभी तक 20% ऑक्यूपाई है, 80% अभी भी खाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तहसील टाउन 3 दफ़ा लॉन्च हुआ है, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे जाएगी रहने में कराची की पब्लिक। तो वही ना, ऊपर की तरफ जा रहा है शहर, जिसकी वजह से ये बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो बात ये है कि ये सिनेरियो चलता रहेगा, कोई सही करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आएगा जो खुद से जो है ना ये सही करे। हम खुद भी नहीं करना चाहते, बहैसियत पाकिस्तानी हम खुद भी जो है वो इन्वॉल्व हैं सारी चीज़ों में। तो बहरहाल बिजनेस के हवाले से अगर बात करें तो पोटेंशियल तो बहुत है इस बिजनेस में। रजा क्या है, जो राइट साइड पर आप हैमर लगाएं, कहाँ से इसके अंदर आपको एक्सलेंस हासिल हो सकती है। देखिए मेरा एक फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने अपने आप से नहीं बनाया, मैं हर डेमो क्लास के अंदर एक करता हूँ ये जिक्र इसका। ये एक जर्नी है, जो आप करते हैं आफ्टर कोर्स, 100 दिन की वर्किंग, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया आप डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, किस तरह काम करना है, ये बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स आपको इस कोर्स में बताए जाएंगे। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो ये 1000 डेज तक का जो सफ़र है, यानी 3 महीने से लेकर 1000 डेज, अराउंड 3 साल, आप फाइनेंशियली इतने साउंड हो जाएंगे कि आप जो है अपना घर भी बना सकते हैं, आपके पास गाड़ी भी आ जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी अच्छी जगह पर। अगर शादीशुदा हैं तो दूसरी शादी का भी सोचने लग जाएंगे, ठीक है। ये मैं पर्टिकुलर इस फील्ड की रिसर्च बता रहा हूँ। ये फार्मूला कोई मैंने नेट से डाउनलोड नहीं किया, ये मैंने अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ के पास आउट हुए हैं पिछले 16-17 सालों में, उनसे मैं इंटरेक्शन लेता हूँ कि आजकल क्या कर रहे हो, भाई क्या हुआ, कब कोर्स किया था, कितने अरसे में कामयाब है। सिर्फ ये डेटा उसकी बेस के ऊपर बना हुआ है। तो अगर जो भी यहाँ चीज़ें डिस्कस होंगी, अगर उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब किया आपने, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो फिर ये 1000 डेज तक के सफ़र के लिए आप खुद अपनी जो है ना फाइनेंशियली अपनी पोजीशन तो बिल्कुल मुस्तहकम हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि यार अगली 3 नस्लों तक इतना मैं पैसे कमा जाऊँगी, भाई अगली 3 नस्लें बैठ के खाएँ, शोशा वो तस्दीक करेंगे, 25 एकड़ के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर लें, ऐसा ही है, 20 से 25 एकड़ प्रैक्टिकली कर रहे हैं ये। तो 25 एकड़ पर अगर प्रोजेक्ट आपने हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करके बेच दी कराची जैसे शहर में, तो आपकी अगली 3 नस्लें जो है वो बैठ के खाएंगी। तस्दीक करेंगे आप? ऐसा ही है, ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर इतना पोटेंशियल है। मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, कितने से काम कर रहे हैं आप, मगर अगर इसको प्रॉपर सही तरीके से काम करें तो आपका जो जर्नी है, मैं बड़ी दावे से एक बात कहता हूँ कि इसको 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से आप 20 साल तक का जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो आप इस 3 महीने के कोर्स में सीख जाए, हम सिखाते हैं दावे के साथ कि आपके 20 साल बचा लेंगे। जो तजुर्बों के बाद आपको जो चीज़ सीखेंगे वो आपके 20 साल बच जाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई वो नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में तीर चला रहा हूँ, है कुछ ऐसा। मिसाल के तौर पर कुछ मिसाल शेयर करूँ आपसे, क्यों ऐसा है। आपको कौन है जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है,
उस चीज़ में सवाल करूँगा। हाँ, एक सवाल है, ठीक है। प्रॉपर्टी का काम कितने से कर रहे हैं आप? 8 महीने से। 8 महीने से, तो कुछ भी नहीं है। कोई और है जो सीनियर है, जो स्टेट एजेंसी रन कर रहे हैं? नहीं, स्टेट एजेंसी तो रन नहीं कर रहे, लेकिन तकरीबन 4 इयर्स हो गए। क्या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं? ट्रांसफर तो कराया होगा ना कभी, कोई चीज़ बेची होगी तो सेल डीड कराई होगी, ये तो कराई होगी। स्पेशल पावर नहीं, सवाल ये छोटा सा है कि स्पेशल पावर में और जनरल पावर अथॉरिटी में क्या फ़र्क है? अच्छा, मेरा जो है वो कोऑपरेटिव साइड में था। कोऑपरेटिव में भी होती है, कॉर्पोरेट में जो है वो सब लीज पे मैंने काम नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर फाइल होती है। डायरेक्ट ट्रांसफर जो सोसाइटी की होती है, सही है ना। पावर और जनरल पावर तो सुना होगा ना आप सब लोगों ने, ऐसा ही है ना। तो ये जनरल पावर अटॉर्नी और स्पेशल पावर अटॉर्नी में क्या फ़र्क है? कुछ क्लॉजेस डिफरेंट होते होंगे। हाँ, वो तो सब जब तो नाम ही फ़र्क है ना भाई। स्पेशल पावर पर्पस के लिए होगी। स्पेशल क्या होगी? किसी पर्पस के लिए होगी। स्पेशल पर्पस के लिए होगी, तुक्का लगा रहे हैं। मैं नाम से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं किसी पर्पस के लिए होगी। चल एक और चीज़ पूछ लेता हूँ आपसे। रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने काम कराते हैं ना, 5 साल का 4 साल का क्यों नहीं होता? क्या होता है? और होता है तो उसकी क्या वो है? MOU बन गया ना। MOU नहीं, MOU तो नहीं बनता है ना। रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने का बनाते हैं ना हम घर के लिए, मगर क्या 4 साल का 5 साल का वो बन सकता है एग्रीमेंट? नहीं सुना होगा ना जी। तो मेरे ख्याल में 5 साल के 10 साल का भी बनता है। बिल्कुल। और क्या कमर्शियल्स जो ज़्यादातर होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह, या उनको आप देते हैं तो अमूमन ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में वो उनको दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बैंक है, आपने किसी बैंक को दे दिया, यानी बनता है। बनता है। क्या फ़र्क होता है 11 महीने में उसमें? सर 11 महीने में ये होता है कि आप खाली करा सकते हैं 11 महीने के बाद। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप 5 साल के लिए दे रहे हैं तो खाली करा सकते हैं, उसके अंदर कंडीशन होती नहीं होता है, पर 3 महीने का टाइम होता है उसमें। और ये होता है कि वो लोग जो है ना, मेरे समझ से पाकिस्तान में कोई रूल है कि अगर 11 महीने ज़्यादा कोई रह जाए तो फिर वो जैसे कोई कब्जा कर लेगा। क्या है, मतलब एक आम प्रैक्टिस है जो लोग यहाँ पे सोचते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। ये 11 महीने का जो एग्रीमेंट होता है जी, प्लीज बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे जहाँ तक मालूम है वो ये कि 11 महीने से ज़्यादा अगर कोई रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो एक तो ये कि वो फिर लीज कहलाता है, और दूसरे ये कि 11 महीने से ज़्यादा वाले को रजिस्टर्ड कराना होता है। वेरी गुड, ये असल पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल। 11 महीने वाला जो है ना वो रजिस्टर नहीं होता। आपने लिया किसी डॉक्यूमेंटेशन वाले से, फिल इन दी ब्लैंक्स की, नोटरी ने उसको अटैच किया और आपने दे दिया ओनर को, मालिक को, घर में रख लिया। बिल्कुल 11 महीने के बाद वाला एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है टोटल रेंट का 1%, और वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होती है, मगर खाली वो भी करा सकता है अगर 3 महीने का टाइम होता है ना उसमें, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल सही वो है। तो कह रहा हूँ इस तरह की बहुत सारी जो नॉलेज है आप में से सबको आज फर्स्ट टाइम पता चली। स्पेशल पावर और जनरल पावर में क्या फ़र्क है? जनरल पावर एक रूटीन की पावर होती है जिसके अंदर एक बात है कि आप उसके मालिक नहीं बन सकते। अगर आपके पावर अटॉर्नी है, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा सकते प्रॉपर्टी। स्पेशल पावर, यस, स्पेशल पावर जो है वो दी जाती है, यार मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, तुम ये ज़रा बिल भर देना, टैक्स के डिपार्टमेंट में चले जाना, गैस बिल भर देना, ये एक स्पेशल पावर है। लोग आमतौर पर स्पेशल पावर को समझते हैं कि बहुत ही कोई एक्सक्लूसिव बात है। लेट हो गया आज है, तो ये कि जो है ना वो स्पेशल समझते हैं। तो ओवरऑल जो है बहरहाल इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, कई हज़ारों सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे मैं ये हैं? पूछना चाहता हूँ, जो स्पेशल पावर है इसमें आप बेच नहीं सकते मेरे ख्याल में, और उसमें जनरल पावर में बेच हाँ, सकते ये भी हैं। इसकी एक शिक होती है कि बेच नहीं सकते। उसमें एक स्पेशल इख्तियारात होते हैं कि भाई आप किराए पे दे देना, किराए वसूल कर देना, या आप गैस का बिल भर सकते हो, टेक केयर कर सकते टेक केयर कर सकते हैं। ये होता है स्पेशल पावर। मगर आमतौर पर लोग समझते हैं स्पेशल पावर का मतलब कोई पावर और जनरल पावर से भी कोई स्पेशल चीज़ होगी। ये आमतौर पर नाम लफ्ज़ ऐसा आ रहा है ना। सिर्फ जनरल पावर मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे? जी 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 हाँ, जनरल पावर अटॉर्नी पूरी बात हो रही है, उसकी पूरा लफ्ज़ यही है, जनरल पावर अटॉर्नी। फिर एक सेकंड उसके बाद जो होती है वो सब पावर अटॉर्नी होती है। देन फिर एक स्पेशल पावर, 3 किस्म की पावर्स होती हैं।
जो इस फील्ड के अंदर एक्सरसाइज होती हैं। तो इस तरह के जो मैं बताने जा रहा था कि बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं जो आम तौर पर प्रॉपर्टी का जो काम कर रहे होते हैं वो भी उनको मालूम नहीं होता। चलिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल, आप में से के जो कोर्स कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा। ये स्टेट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब तो सबको पता होगा, EST, अरे भाई ESTATE। बेटा मार्कर जरा दूसरा लो, ठीक है। ये तो है ना स्टेट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब तो पता होगा, रियासत को कहते हैं। ऐसा ही ना, मगर जब प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं तो हम उसके आगे ई लगाते हैं, ये ई लगाते हैं ना, ई लगा हुआ है, ऐसा ही है। ये इसका मतलब है रियासत, ई क्यों लगाते हैं, क्या मतलब होता है इसका? है ना दिलचस्प सवाल। जब हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एडवाइजर, बड़ा बड़ा नाम लिखते हैं ना अपने उस पे, मगर इसका मतलब सवाल तो है ना यार, क्यों नहीं? इकोनॉमिकल, उसका मतलब रियासत है। हाँ, इसका मतलब रियासत है। STAT जी जी बिल्कुल। और ESTAT का मतलब है जायदाद, स्टेट, स्टेट जायदाद। बस इसके अलावा भी हो सकता है। ये तुक्का है या कोई है कंफर्म? नहीं सुना है ये जैसा डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में जैसा डिक्शनरी है सर्च करें गूगल में, स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट। नहीं ऐसा नहीं है। आई कुड बी रॉन्ग। वो प्रॉपर्टी और फिर जो है ना वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। 1066 में विलियम वन बादशाह था इंग्लैंड का। उसने दुनिया को ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसने एक सुबह उठा, वो पता नहीं क्या नशे में था क्या था, उसने ऐलान किया कि जितनी भी ज़मीन है ये मेरी है, यानी बादशाह की है, और उस पर रहने वाले जितने भी हैं वो टेनेंट हैं, किराएदार हैं। ये इंग्लैंड की रियासत की वजह से 1066 में विलियम वन। इसके बाद तो बहुत से विलियम आए। जितने भी रहने वाले थे शहरी थे, ज़ाहिर है बादशाह को हुक्म था, कौन उसको इनकार कर सकता था। यानी ये ज़मीन जो है वो बादशाह की मिल्कियत, रियासत की मिल्कियत, यानी हम किराएदार रहने वाले। वक्त के साथ साथ फिर जैसे वक्त गुजरता गया लोगों के मसाइल आना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर अगर आप रह रहे हैं वहाँ इंग्लैंड में, आपको अगर वो बेचना है, कहीं और जगह शिफ्ट होना है, तो मसला है कि भाई ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये वहाँ की असेंबली ने बनाया। विरासत के मसाइल पैदा हुए, बाप इंतकाल हो गया, बेटे, सक्सेशन एक्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट की अगर आप डेट देखें तो 1700 का, कोई 1800 का बना हुआ है। ठीक है, असल मकसद ये था कि ये लगाने का कि रियासत अपने शहरियों को जो प्रॉपर्टी देती है, वॉट एवर इन शेप ऑफ प्लॉट और क्या, वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। पीरियड क्या, मैक्सिमम 99 ईयर्स। ये जो लीज सुनते हैं ना 99 ईयर्स की, ये वहीं से कॉन्सेप्ट निकला है। ई उस प्रॉपर्टी के आगे लगता है जो रियासत अपने शहरियों को पर्टिकुलर पीरियड के लिए अलॉट करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड हमारे यहाँ सिंध में जो है ना 40 साल भी है, 45 साल भी है, मैक्सिमम 99 है। ऐसा ही है ना, 99 100 साल सुने आपने? नहीं सुने ना? अच्छा, 99 ईयर की भी एक बड़ा वो है, मिस्ट्री है। 99 ईयर्स की लीज किसी भी लॉ में नहीं लिखी हुई। पाकिस्तान के जितने भी लॉज हैं, जो यहाँ पाकिस्तानी का ब्रिटिश लॉ है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि लीज पीरियड 99 होगी। ये तो खैर आगे मैं थोड़ा आगे चला गया, मैं थोड़ा बैक पर आता हूँ। वो प्रॉपर्टी जो रियासत पर शहरियों को पर्टिकुलर पीरियड के लिए देती है। अब यहाँ आ गया किराया, इसके अगेंस्ट रेंट पे किया जाता है। आपको पता है आप जिस घर में रह रहे हैं उसका रेंट लगता है इस पे, पता है कुछ किसी को? अभी याद आ जाएगा, ग्राउंड रेंट। वास्ता पड़ा है ग्राउंड रेंट से? ये क्या है? किसको देते हैं? रियासत को देते हैं ना।
जो अथॉरिटी है KDA की ज़मीनें, MDA की ज़मीनें आप घर ले रहे हैं तो सालों साल नहीं बढ़ते, जब बेचने के लिए वक्त आता है पता चला ग्राउंड रेंट के ड्यूज जो है ना वो हैं। अब रेंट किस प्रॉपर्टी का होता है इसका मतलब मालिक नहीं है उसके, उस ज़मीन जो रियासत की मिल्कियत है, रियासत जब चाहे आपसे ले सकती है। लीज डॉक्यूमेंट कभी पढ़िएगा अपने घर का, उस लीज डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आप इसके मालिक नहीं है, रियासत जब भी चाहिए आपसे ले सकती है। आपका नाम सऊद है? हाँ। तो ये जो है ना वो रियासत जो है कभी भी ले सकती है, कुछ नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, लीज प्रॉपर्टी आपके अपने नाम पर है, बाप दादा के ज़माने से चली आ रही है। अगर रियासत को ज़रूरत है रोड बड़े करने के लिए, पुल बनाने के लिए, अंडर पासिस के लिए, रियासत ले सकती है अपनी वैल्यू पर, जो है ना DC वैल्यू होती है। ये हुआ ना अभी कब्रिस्तान भी साफ हुआ, ये जो लियारी बाईपास बना, बहुत सारी ज़मीनें खा गया लियारी बाईपास, घर बने बने थे, मुशाहिदा किया होगा आपने। तो बात ये कि जो जिस लीज डॉक्यूमेंट पर हम फ़ख्र करते हैं ना, उसकी ये अहमियत है ना। हम बोलते हैं ना यार वो प्रॉपर्टी लीज है ना भाई, हाँ लीज है तो बस ठीक है, मगर हकीकत में लीज जो है वो इसकी कोई वो नहीं है, रियासत को चाहिए तो ले सकती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा देखें, कराची जैसे शहर में प्रॉपर्टी का काम करने के लिए आपको अबूर होना चाहिए कि जितनी भी कराची में लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ हैं, उनके नाम, उनका स्ट्रक्चर, उनके अपने बायलॉज, हर अथॉरिटी के अपने अपने बायलॉज हैं। गोट की ज़मीन है तो अपने बायलॉज हैं, कच्ची आबादी की लैंड है अपने बायलॉज हैं, कंट्रोलमेंट एरिया की जुरिडिक्शन में आती है अलग बायलॉज हैं, KDA की अलग, रेलवे की अलग। कोई बताएगा कितनी लैंड गिविंग अथॉरिटीज, किसी को याद है? रिकॉर्ड कर सकते हैं जी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं रिकॉर्ड ये कर रहा हूँ, आपको भेजूंगा, ये बेफिक्र रहेगा, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह आपको मिलेगी ये। ठीक है, तो 14 लैंड गिविंग अथॉरिटीज हैं, लिखना चाहें तो लिख लें। KDA, MDA, LDA, KMC, साइट इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट, बोट आबाद, कच्ची आबादी, पाकिस्तान रेलवे, पोर्ट कासिम, KPT, मिलिट्री लैंड अलग अथॉरिटी, DHA, और सबसे मदर अथॉरिटी जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, BOR। पूरे पाकिस्तान की जितनी भी ज़मीनें हैं ये इसके अंडर में आती हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। हर अथॉरिटी इससे लेती है ज़मीन। ये बहरिया टाउन का जो डिस्प्यूट है क्या है, ये यही है। बहरिया टाउन ने MDA से ज़मीन ली, MDA ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ली, MDA ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पैसे पे ही नहीं किए चालान की मद में, जो सरकारी ज़मीन के रेट होते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ, डिफॉल्टर हो गया, ज़ाहिर फ़ोन पे ज़मीन आ गई। अब वो डिस्प्यूट चल रहा है और अभी इसका फैसला हुआ, कितने अरब रुपए जो है वो बहरिया की इंतज़ाम में पे कर रही है। तो बात ये है कि जितनी भी ज़मीनें हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना, गोट, रेलवे, KPT, ये वो सब की सब इसके अंडर में आती है। ये आगे फिर लैंड देते हैं, मैं अथॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, बिल्डर को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड नहीं देता। बिल्डर सर्वे लैंड परचेज करता है मार्केट से, प्राइवेट लैंड। मगर इसके अंदर भी हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने बहुत ज़्यादा कपड़े शुरू कर दिए, सरकारी ज़मीनों पर जो है वो सर्वे नंबर बिठा के जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, जिसके बड़े संगीन नताइज बरामद हो भी चुके हैं और होंगे भी। ये सारा मैं अपने उस कोर्स के अंदर पूरा समझाता हूँ आपको कि आप अगर कहीं ले रहे हैं कोई लैंड तो प्लॉट की शक्ल में, तो फिर आप क्या क्या आपको चीज़ें देखनी है। तो ये पूरा जो तकरीबन जितनी भी गिविंग अथॉरिटीज़ हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन को फोकस किया गया इस कोर्स के अंदर, और उन डॉक्यूमेंटेशन को इंडोर्स किया है डिफरेंट लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ के लोगों ने, खुद आए हैं यहाँ पर, कोर्स किए हैं। DG KDA इस वक्त जो हैं वो भी यहाँ के पास आउट है, इस वक्त जो DG हैं।
बैरिया टाउन में भी हमने कैंपस खोला है, उसकी ओपनिंग हमने उनसे कराई थी। बहुत से लोग बताते नहीं तो मैं उनके नाम भी डिस्क्लोज नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है, मुझे एक इतनी खुशी नहीं है कि DGKD ने कोर्स किया। एक वाकई मुझे याद आ गया, ये जब याद आता है तो मेरे रोंगटे जो है ना खड़े हो जाते हैं, मुझे अपना पर फख्र होता है। शेयर करूँ आपसे, टाइम है आपके पास? इस तरह बिल्कुल धान पान से बंदे पतले से जो है ना यहाँ कोर्स किया उन्होंने, पूरा 3 महीने कोर्स करके कंप्लीट हो गया, 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स किया। फिर मैं इसके प्रैक्टिकल कराता हूँ, विजिट होते हैं मुख्तलिफ जो है ना, आपके भी होंगे अगर आपने एडमिशन लिया तो, जिसमें KDA का विजिट होता है, लैंड डिपार्टमेंट का, रिकवरीज का, माइक्रो फिल्मिंग का विजिट होता है, स्कैनिंग एंड माइक्रो फिल्मिंग डिपार्टमेंट का, सब रजिस्ट्रार ऑफिस का विजिट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का विजिट होता है, एक बिल्डर प्रोजेक्ट का। ये 5-6 विजिट्स मैं कराता हूँ ड्यूरिंग 3 मंथ्स। तो सिटी कोर्ट में माइक्रो फिल्मिंग डिपार्टमेंट था, अब तो एक और जगह आ गया है, हाई कोर्ट के पास आ गया है। उस वक्त सिटी कोर्ट में वो था, तो मैं पूरी अपने स्टूडेंट के साथ पूरा ग्रुप था, वो विजिट कराना था, तो सब आ गए और वो साहब जो पत्ते से थे वो नहीं आए। तो नंबर था मेरे पास, मैंने कहा यार अभी तक नहीं पहुँचे, देर हो गई काफ़ी। सिटी कोर्ट की कैंटीन है, वहाँ पर टाइम तय हुआ था, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा भाई कहाँ हैं आप, आएँ जल्दी ताकि हम शुरू करें। तो उन्होंने सर अभी बस 2 मिनट में आता हूँ मैं आपके पास, एक साहब को भेज रहा हूँ आपके पास। मैं समझा नहीं कुछ, अज़ान हो जाए फिर करते हैं कंटिन्यू। अभी आए आप? एक मिसिंग है, कंट्रोलमेंट है ये आ गया, कंट्रोलमेंट नीचे आ गया। कराची में 6 कंट्रोलमेंट एरिया आ गए। चलो अभी से आ जाए। तो बात क्या हो रही थी? हाँ, मैंने वो कॉल की तो उन्होंने कहा कि सर मैं बस अभी आ रहा हूँ या भेज रहा हूँ किसी को। थोड़ी देर में एक और साहब आ गए, वहाँ हमारे सिटी कोर्ट की कैंटीन में हम वहाँ खड़े हुए थे। पंजवानी साहब, मैंने कहा जी बोलिए। बोला वो सर आपको बुला रहे हैं। जान रही है, मैंने कहा कौन सा सर भाई? बोला सर आप चलें तो सही। मुझे जमगड्ढे से आगे ले गया, खुद आगे तेज तेज चलने लगा ताकि उसके पीछे पीछे जाऊँ। पता नहीं है कौन सा सर वो जैसी जगह लेकर गया। उस रूम के बाहर जब मैं खड़ा हुआ तो देखा कि वहाँ जो नेम प्लेट लगी हुई थी वो एडिशनल सेशन जज वेस्ट जज साहब। एडिशनल सेशन जज बहुत बड़ी बात होती है, फांसी का इख्तियार होता है इस बंदे के पास। वो नाम देखा तो वही मेरे स्टूडेंट का नाम नहीं बता सकता कि सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं रुक गया, मैंने कहा ये कि हाँ मुझे भी झटका लग गया। बहरहाल मैं जब अंदर गया, आए वो गेट पर रिसीव किया मुझे, मैं देख कर हैरान रह गया।
लेकिन करे कहीं से वो लग नहीं रहे थे, ये जो पत्ते पत्ते बच्चे बैठे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो अंदर जाके मेरी बोलती बंद। मैंने कहा, फिर एक सवाल मैंने किया, मैंने कहा भैया आपने कोर्स क्यों किया, रियल एस्टेट का क्या ताल्लुक? उनका जो जवाब था ना, मुझे ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगा, और अभी भी ऐसा जवाब था जो आज आपके सामने भी शेयर कर रहा हूँ। ऐसा तो हज़ारों किस्से हुए हैं। उन्होंने कहा सर आप देखिए, मुझे फैसले करने होते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ सिटी कोर्ट के अंदर 80% जो मुकदमात होते हैं ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। हकीकत है, विरासत के मसले, ये मसले, वो मसले, डबल फाइलों के मसले, फड्डे, डिस्प्यूट। बोला इस कोर्स से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे अब फैसले करने में आसानी होती है, मुझे फैसले करने में आसानी होती है। मैं सब रजिस्ट्रार को बुला लेता हूँ, आके बताओ सही है गलत, तुम्हारे साइने की नहीं है। मैं तपेदार को बुला लेता हूँ, जो भी इस फील्ड से उसको कोर्ट में घसीट देता हूँ। जब मैं उनसे आर्गूमेंट करता हूँ तो हैरान रहते हैं कि आपको कैसे पता है, जजेस को भी नहीं पता हमारे यहाँ। ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है ना लोगों के साथ, जजेस को भी मालूमात नहीं है। ये जो बात उन्होंने बताया ना कि सर मैं बड़ा एतमाद के साथ इंसाफ कर सकता हूँ, ये ऐसा था, दिल को यहाँ लगा मुझे। इतना इफेक्टिव कोर्स, इतना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो ये मतलब जो है ना, वो एक थोड़ा सा फीडबैक था जो मैं आपसे शेयर किया है। तो ओवरऑल जो है वो बहरहाल, अगर आप तो कल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, अगर कोई सवाल करना चाहें, मेरे ख्याल में सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, अगर कोर्स कंटेंट की बात करूँ तो इसमें 3 सेगमेंट को हमने कवर किया। एक तो अथॉरिटीज़ जो होती हैं, लैंडिंग अथॉरिटीज़, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी का पूरा सब्जेक्ट है, अराउंड 2 क्लासेस हैं इसके ऊपर, 6 आवर्स की। इसी तरह कोऑपरेटिव्स के साथ जो प्राइवेट बिल्डर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसका पूरा फिजिबिलिटीज़ कुछ मैं करवाता हूँ प्रोजेक्ट्स की। हाई राइज की भी फिजिबिलिटीज़ होती हैं, लैंड के प्रोजेक्ट की भी फिजिबिलिटी होती है डिप्लोमा में, और फर्दर एडवांस के अंदर दुबई के भी रियल एस्टेट लॉज हैं डिप्लोमा में। बच्चे यहाँ से जब डिप्लोमा करके जाते हैं दुबई में, रेरा का एग्ज़ाम देने में उनको आसानी होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं डिप्लोमा में, तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। ये चूँकि बेसिकली जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये डिज़ाइन किया गया है एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए, कि आप अपनी फील्ड के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं। और डिप्लोमा जो है वो ओवरऑल अगर आप बिल्डर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट मार्केटर बनना चाहते हैं, डिप्लोमा में हमारा कोर्स फेसबुक लीड जनरेशन, और इसका भी प्रैक्टिकल कोर्स है वो, कि आप खुद ही अपने प्रोजेक्ट्स की या जो भी आप मार्केट कर रहे हैं उसकी पोस्ट कैसे डिज़ाइन करें, कंटेंट कैसे लिखें, इसको पोस्ट कैसे करें फेसबुक पर, उससे जो लीड जनरेट होती हैं वो कैसे हासिल करें, फिर उसकी कॉलिंग और फिर उसका एग्जीक्यूट करना, पूरे प्रोसेस वो हमने डिप्लोमा के अंदर उसको ऐड किया। डिप्लोमा में एक और कोर्स है हमारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर। बिल्डर बनना चाहते हैं आप, डेवलपर बनना चाहते हैं, तो वो 2 कोर्सेज को हमने इसको पूरे 6 मंथ के डिप्लोमा में इसको हमने मर्ज कर दिया है। हर संडे इसकी क्लास होगी सुबह 10 से 1 बजे तक। ये 3 आवर्स 3-3.5 घंटे की क्लास होगी, और ये इसका फॉर्मेट है। बीच में जो कुछ मुख्तलिफ विजिट्स होते हैं, गेस्ट स्पीकर सेशंस भी होते हैं, टैक्स सेशन के हवाले से भी इसमें टॉपिक्स हैं। ये जो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो पूरी इसकी कवरेज, एरिया वाइज पूरी कवरेज होती है कि किस एरिया की क्या, पूरी आपको उसके नोटिफिकेशन वगैरह जो है ना वो दिए जाते हैं। बुक्स हमारी अपनी डेवलप की हुई बुक्स हैं, इसकी 3 के करीब बुक्स हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान मिलेगी, जिसका ताल्लुक जो डायरेक्ट आपके कोर्स से रिलेटेड होगा। तो इस तरह की जो एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैं, आपको जो है ना उसके एक क्लास का ग्रुप बन जाता है क्लास का, उसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है। अगर कोई सवाल से पहले मैं थोड़ा सा आपका प्रोफाइल जानना चाहूँगा कि मेरे सामने जो है जो ऑडियंस बैठी है वो किस कैलिबर की है। अगर हम शुरू यहाँ से करें आखिर से, सर आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन, और कैसे पता चला यहाँ कैसे आ गए आप? सर मेरा नाम फैज़ अली है, और मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो DA किया हुआ मैंने मैकेनिकल में, और इससे 1 ईयर से मैं जो है वो रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ, और मैं मार्केटिंग बिनसान का करता हूँ और शर्मिला सिटी जी। इससे पहले मैं अपना काम कर रहा था जो आप यानी कि कोविड के बाद से जो है डे बाय डे डाउन हो गया, और वो ख़त्म हो गया। इसमें फ़ायदा हुआ है?
बस सर कुछ बर्डन्स हैं फैमिली जो चल रहे हैं ये 2 प्रोजेक्ट के साथ आपने काम किया, आपको दिल मुतमईन है? सर, इसीलिए तो यहाँ है। देखिए मैं इनसे कुछ और बुलवाना नहीं चाह रहा, ठीक है। कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? मैंने फेसबुक पे देखा अच्छा, है। फेसबुक पे। आप? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख। मैंने मास्टर्स किया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट से। और अभी मैं सॉफ्टवेयर की फील्ड में हूँ। सॉफ्टवेयर अपना स्टार्टअप करने वाला हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ एज अ पार्ट टाइम। मुझे लगा कि ये फील्ड भी अच्छी है, जो वास्ट है बड़ी, इसमें हम बाद में मतलब अगर इन केस कहीं ड्रॉबैक आते हैं, कई लोग तो हर फील्ड में होते हैं, तो फिर इसमें हम काम कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे कैसे पता चला, वो मुझे एक मेरे दोस्त के अप्रूव ने रिकमेंड किया था। वो आपसे क्लासेस ले चुके हैं, उनका बेटा भी, मेरा दोस्त भी पढ़ चुका है आपसे, डॉक्टर नजीब। ये भी बड़े ज़बरदस्त किस्सा है डॉक्टर साहब का। जिब्रान मेरा दोस्त है। दोस्त है। जी, तो जिब्रान ने बोला था कि आप करो, क्योंकि मेरे भाई भी इस फील्ड में है, तो फिर मैं बोला क्या पता कभी कोई ऑप्शन बने तो इस पर भी मार सकते हैं। ठीक है, गुड। डॉक्टर साहब का थोड़ा सा मुख्तसर किस्सा सुनाऊँ। जब एसएसपी साहब आए, एडमिशन ऑन ड्यूटी एसएसपी साहब थे, गार्ड वार्ड सब लेके सब यहाँ आए, तो मैं घबरा गया कि क्या पुलिस के छापा पड़ी है, तो पंजवानी साहब कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ। तो एसएसपी साहब का जो होता है, तो बहरहाल मुख्तसर ये कि वो किसी स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था, उनको कोर्स किया उन्होंने। जिस दिन वन डे यहाँ ओरिएंटेशन थी या इस तरह का कुछ सेशन था, तो ऐसे ही मैं तारुफ करवा रहा था, इस तरह आज करवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ी एक मूवी मुझे याद रह गई बात। उन्होंने कहा मैंने तारुफ जो डिग्रीज बताई उन्होंने, तो उन्होंने कहा सर मैं MBBS मैंने किया है, डॉक्टर प्रोफेशनल डिग्री, LLB और LLM भी किया हुआ है, ये भी है एक थर्ड प्रोफेशनल डिग्री, तीसरी फोटो उसमें उसमें क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया। तीनों डिग्री, मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ सब कुछ करने के बाद कि पढ़ाई वो करनी चाहिए जिसके अंदर कुछ पैसे बने, और ये रियल एस्टेट में बहुत पैसे हैं, इसलिए मैं कोर्स कर रहा हूँ। ये मुझे वो वर्ड उनके याद है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, ये भी डॉक्टर भी कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, पर नहीं इसमें जो पैसा है ना वो किसी में नहीं है। फिर वो सब जिब्रान को भी और दूसरे दोनों ने कोर्स किया था। हाँ, उस्मान ने भी। जी सर, प्लीज़ आप बताएंगे कुछ। मेरा IT से मेरा बैकग्राउंड है, और मैंने ये कोर्स इस वजह से लिए क्योंकि मेरे पास मैं शॉप, और ये है कि एक्चुअली फ्रॉड बहुत होते हैं, तो मुझे नो हाउ जानना था कि इसके बारे में क्या है, ताकि आई कैन मेक बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजंस। दुकान कहाँ है आपकी? सदर में। अच्छा, किस जगह सदर में? सर जायद है रेस्टोरेंट, हाँ। इसके ऑपोजिट है, थोड़ा आगे। अच्छा। ब्रोकर्स जो होते हैं वो भी काफ़ी जो है ना वो मिसगाइड करते हैं, तो इस वजह से नहीं, इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपसे ब्रोकर मशवरा करने आएंगे यार ये डॉक्यूमेंट बताओ यार ये क्या सही है गलत है। जी बेटा। मेरा नाम हमजा है और मैं तो फिलहाल अभी इंटर कर रहा हूँ, रियल एस्टेट कर भी रहा हूँ साथ में, और तो कर रहा हूँ तो मुझे पता भी होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। तो अच्छा, वो लैंड ट्रैक के साथ हाँ याद है मुझे, सही तो मुझे रेफर आते पास नहीं है। जी बेटा। सर नाम मोहम्मद अली खान है और मैं DE सिविल कर रहा हूँ, और भाई ने सजेस्ट किया था यहाँ पर अमीर हमजा खान। अमीर हमजा के भाई हैं आप? जी मैं भाई, जो सऊदी अरब चले गए। सऊदी अच्छा अरब। अच्छा अच्छा। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाह रहा था, यहीं पर ही आया। तो इसी यही फील्ड सूझी और नहीं सूझी, क्योंकि उसमें भी स्कोप है जो सिविल में आप कर रहे हैं। खैर वो लिंक है, जी वो सारी चीज़ें इंटरेस्ट देखें। है इसमें। जी सर। सर माज अली पूरा नाम है मेरा, और तकरीबन 5 से ज़्यादा 6-7 साल इसमें काम किया, और वालिद साहब एक सोसाइटी को हेड करते थे, सेक्रेटरी थे सोसाइटी के। कौन सी? एक सोसाइटी है नॉर्थ कराची, उसके सेक्रेटरी थे, तो बस वही लिखा तो बगैर सोचे समझे इस फील्ड में चले गए। स्टडीज़ जो है वो BBA किया पहली यूनिवर्सिटी से, फिर मास्टर्स अप्लाई किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में US से, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा नहीं आया तो दोबारा इस फील्ड में आ गए। और उसके बाद जो है वो सोसाइटी से आगे बढ़ के मैं कुछ ग्रुप्स के मार्केटिंग ग्रुप्स में ज्वाइन हुआ, ज़मीन.com में काम किया, जगह ऑनलाइन में काम किया। लास्ट रेजिग्नेशन मेरी जो है वो रिज़ाइन किया था मैंने जगह ऑनलाइन से, और अब जब तक वो बनी होती हाईएस्ट सैलरी था वहाँ पर, कुछ नहीं पता कैसे करना है, बस यहाँ से चल रहा होता था काम।
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अपने आप को बोलते थे, भी कंपनीज ने सिखाया कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बोलना है, एडवाइजरी बोलना है, लेकिन चीज़ें नहीं सिखाई। चीज़ें नहीं, हाँ तो बस ये सीखने के लिए आ गए। दानिश भाई, शाह भाई ने रिकमेंड किया मुझे। अच्छा तो चलें इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। जी जनाब। सर जहीर अहमद, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है LLB का। LLB का वेरी गुड, ये तो बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है आपके लिए। कल को कहीं लेकर एडवाइजर लगता है बंदा, एटलीस्ट उसको नो हो कि भाई चल काम पता कैसे है। सिर्फ सिविल में अगर एक्सपर्टीज आपने ले ली ना, यही सिविल सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में ही, तो ये बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, बहुत नोट करवानी है। और रिकमेंड मुझे मेरे दोस्त ने किया, मेरे पड़ोसी भी हैं। अच्छा। ताकि मैंने एडमिशन ली, आप भी ले लूँ। तो आपने कैसे रिकमेंड किया? सर फेसबुक पे देखा था मैंने। अच्छा, फेसबुक पे। मैं इवेंट मैनेजर हूँ। अच्छा। राजमौली प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है उसमें। तो सर इसमें रियल एस्टेट में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है, इस वजह से करना था। तो अच्छी बात है। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद असगर है, मैंने आज में कोर्स किया हुआ है और मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ लीडरशिप में। एक साथ होते हैं। अच्छा। दूसरी वही कर रही है। खुद पकड़ के लेकर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायूं मुनीर है और ये कि पाकिस्तान से मैंने बीकॉम किया था। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, वहाँ से मेरा मास्टर्स फाइनेंस और मार्केटिंग में डबल MBA, 12 साल अमेरिका रहा। फिर 2001 से मैं प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड हूँ, काफ़ी काम किया है इसके अंदर। और ये कि यहाँ आने का मकसद जो था कि अमूमन जो अभी तक मैंने काम किए थे, यही होता था कि कुछ एजेंट्स रखे हुए थे, वही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब काम कराते थे। और मेरी जो फील्ड है जिसमें मैं स्पेशलाइज हूँ वह है कमर्शियल्स के, जो रेंट आउट प्रॉपर्टीज़ है बैंकों को, मल्टीनेशनल कंपनीज उनको, तो वो ऑलरेडी हमारे आधे से ज़्यादा काम उनके एजेंट कर देते हैं। कोई जब बैंक कोई जगह लेता है किराए पे ये वो, तो उनकी वो मतलब प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो खुद ही होता है, हमें तो उसे मिलाना होता है, बहुत आसान काम है। यहाँ पे क्योंकि दूसरे बैंगलोर और जो फ्लैट्स इसमें काम किए, तो मैंने बहुत सारे इस तकरीबन 2001 से इस काम में हूँ, तो अच्छे खासे मतलब हर तरह के लोग मुझे मिले। मतलब चीटर एक से बढ़कर एक चीटर मिला है पाकिस्तान के अंदर। तो उसी के लिए ये था कि मैंने कहा ठीक है कि वो आपने 500,000 रुपये दे के बंदे से काम करा लिया, पर अगर उससे बेहतर जो है, अगर आपको खुद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का पता हो, तो वो जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा होता है वो आप उसको कम कर सकते हैं। जो कि अब आपने एक मिसाल दी थी माइक्रोफिल्म की, आपको भी पता होगा उसकी क्या फ़ीस है, पर अगर कोई आम आदमी आता है आप उससे क्या चार्ज करते हैं वो भी आपको पता होगा, आप सब लोगों को। हाँ, वो बात तो भी की नहीं है मैंने। क्या ख्याल है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज मुझे हैरत हो रही है, आपने कहा मेरी स्पेशलाइजेशन है कमर्शियल की, जी, मगर जो मैंने कमर्शियल का सवाल किया जवाब यहाँ से आया। सर मसला ये ना कि ये तो ये मैं चाह रहा था कि अभी देखे ना अपने आप को नहीं पता लग क्या होता है, क्योंकि बात ये जब आदमी बोलता है ना कि भाई मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, वो सीख नहीं पाता। असल जो चीज़ ये आने का मकसद है कि आप खामोश बैठ के स्क्रैच, मतलब देखे ना आपको बहुत सारी बातें पता है, पर मसला ये है कि हर आदमी जिसको नहीं पता ना वो सवाल करता है जो शायद आपके दिमाग में भी ना है। हकीकत में देखे ना आज आपको 10 किस्म के आप इतने सालों से कर रहे हैं, पर बाद में एक स्टूडेंट आपसे एक ऐसा सवाल कर लेता है जो आप सोचते हैं यार ये तो वाकई मैंने नहीं किया। तो ये एक चीज़ है कि सीखने के लिए हमेशा उस्ताद के सामने भाई, बिल्कुल ये बहुत चीज़ है। आप जनाब कैसे पता कैसे चला यहाँ के बारे में? सर ये फेसबुक पे देखा। अच्छा ढूंढे फेसबुक में। सान काज़मी मेरा नाम है। सान काज़मी। अभी इंटरमीडिएट मैंने पास आउट किया है कुछ टाइम पहले, और ड्यूरेशन स्टडीज़ ही मैं काम भी कर रहा था साथ साथ 2019-2020 से, तो अभी भी कर रहा हूँ। और पता मुझे भी जो है वो बेसिकली फेसबुक से ही चला था यहाँ का, तो बस रहा है देख के। आप सर? अब्दुल अजीज़ है। मेरी ये फील्ड जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की है, डिज़ाइनिंग की, सर्किट डिज़ाइनिंग की। तो कुछ नए सॉफ्टवेयर बड़े बड़े ऐसे आ गए थे कि मैं जो सॉफ्टवेयर पे काम करता था वो ऑब्सोलीट हो गया था, तो किसी वजह से वो मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे पता इस तरह से चला कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो आपका इस तरह से हुआ था। नहीं वो तो है, मगर अब क्या करना है दादा, इस फील्ड में आना है? शॉर्ट कोर्स में, लेकिन मैं कुछ बातें उससे पूछ के फिर वो मालूम करना है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है कि इस कोर्स के लिए अगर किसी को करना है, इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ताल्लुकात और जान पहचान बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे से नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, या कोई और ऐसा काम है जो मेरे जैसा आदमी कर सके। अगर मेरे ताल्लुकात वगैरह ज़्यादा नहीं है और मेरे लिए बेफ़ायदा है तो फिर बेकार है।
ताल्लुकात से बाद बनते हैं ना, कोर्स में जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, पब्लिक रिलेशनिंग, सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा। तो फिर आप जा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो उसके नोट्स जो उर्दू में होंगे? नोट्स सारे इंग्लिश में है, लेक्चर सारे उर्दू में है, अच्छा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, वो आपको समझ में आएगा, कोई ऐसी वो ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश नहीं है। अच्छा, ठीक। कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग इजी, हमने रखा है इसको इजी, इसलिए मैट्रिक करने वाला बच्चा भी कोर्स कर सकता है। इस तरह उसकी आसान जबान रखी गई है। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इसी तरह कोर्स चलता रहेगा। जी जनाब। सर मेरा नाम बजाज जंजुआ है और मैंने ग्रेजुएशन किया कराची यूनिवर्सिटी से और ये मेरी फर्स्ट फील्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में सब सीख सकूँ। फेसबुक से मैंने आपका ये देखा, मुझे इंटरेस्ट हुआ था कि मैं अभी यहाँ पे किसी ने कहानी रिकमेंड मैंने कुछ सर्चिंग की, खुद ही अपना मैंने शौक कुछ सर्चिंग की, सबसे बेहतर मुझे ये लगा। चलें शाह साहब, आप तो माशाल्लाह ये अच्छा आप भी। हाँ जी सर, ये सब हो गया, ये बढ़ गया सब। मेरा नाम गुलाम हैदर खान है गुलाम हैदर, और छोटा सा एक ऑफिस है मेरा, वहाँ मैं अपना काम करता हूँ मुख्तलिफ तरह का। और फेसबुक पर आपकी शख्सियत देखकर मुझे, आपकी शख्सियत ने मुझे खिंचाया। बाकी इस कोर्स के मकासद क्या है मेरे लिए, कहाँ तक यूज़फुल होगा, ये अल्लाह जानता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपकी वजह से जी हाँ। आप पहले आ चुके हैं ना सर? पहले नहीं है, पता है ना? मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और मेरे एक चौधरी साहब हैं, वहाँ पे उनका फार्म हाउस भी है और स्टेट का भी काम करते थे। और मैं मैट्रिक की, उसके बाद डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल में। अच्छा। और फिर मैं वहाँ इलेक्ट्रिकल का काम भी किया, कंपनी में भी फिर खुद से जो है ना वो प्रोजेक्ट लेने शुरू कर दिए, तो अभी भी कर रहा हूँ। फिर मेरा कज़न है वो स्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का ये, तो उनके साथ काम कर रहा था। फिर एक चौधरी साहब हैं, उनका बेटे ने यहाँ पे कोर्स किया हुआ है। अच्छा, कोर्स किया हुआ जी, उनके बेटे का नाम नहीं आया, वो उस वक्त यहाँ कोर्स कर रहे थे। उन्होंने बोला मेरा बेटा भी कोर्स कर रहा है, तुम ऐसा करोगे भी कोर्स कर लो, आप भी लेकर देंगे। तो एक 2-1.5 साल मेरे घर में पहले नहीं आया। अच्छा, पहले आया था, मुझे याद पड़ रहा है कुछ आप आ चुके आया था, लेकिन वो रेंज की वजह से फिर मैं नहीं कर सका, फिर चला गया। अभी इंशाल्लाह रेंज एडमिशन भी ले लिया। कैसे ले लिया एडमिशन? एडमिशन तो 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, 1-1.5 महीना हो गया। सर मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर नज़ीर है। मोहम्मद मुदस्सिर नज़ीर इधर करना है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अपना केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी एक कंपनी बनाई थी मल्टी सर्विस एंटरप्राइजेस के नाम से। इसे रियल एस्टेट से पर्पज़ है, तो मुझे तो काम पता नहीं था, मैं बोले कोर्स कर लेता हूँ ताकि वर्क करने के लिए आगे कंपनी को रन करूँ। सर्विसेज यही रियल एस्टेट और प्रोजेक्ट इसी मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ये करेंगे आप इसमें। ठीक है, गुड, अच्छा आइडिया है बहुत। इसको हमारा एक कज़न है सर, वहीद मुगल, उन्होंने रिकमेंड किया था। अच्छा, वहीद, वो हमारे कज़न है। आपके कज़न है? 2000 बहुत पुराने स्टूडेंट है वो तो। 2008 में ऐसे शुरू के बैचेस में थे वहीद मुगल। यहाँ सोसाइटी में कहीं है ना इनका ऑफिस? साथ ही काम करते साथ ही काम करते हैं। तो दानिश को भी जानते होंगे? दानिश वो उसमें। जी, आपका भी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ नज़ीर है और प्रोफेशनली मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ। PCTS में बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम भी करता हूँ मैं। उसके अलावा जो भाई बता रहे हैं, मेरे भाई हैं मोहम्मद मुदस्सिर, तो हमने एक कंपनी स्टार्ट करी है मल्टी सर्विसेज एंटरप्राइजेज के नाम से। PCTS ब्लॉक 2 के अंदर हमारा ऑफिस है। उसमें हम लोग चूँकि मेरा जो दूसरा कज़न है वो सिविल इंजीनियर है, तो हमारे बेसिकली में हमारा जो इस फील्ड में आने का जो इस तरफ हम लोग जो सारे हैं वो ये कि हमारा जो बेसिकली पूरा ख़ानदान है ना, वो शुरू से ही ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टर उन फील्ड्स के अंदर था। तो वो हमारे दादा वगैरह तो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर डेवलप्ड होना शुरू, तो हमारे सारे रिश्तेदार थे वो बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और सारे इस फील्ड के अंदर है ना, और मोस्टली जो है वो बिल्डर्स के उसमें आ गए। तो फिर हम लोगों ने भी उससे रिलेटेड ही पढ़ा। मैं आर्किटेक्ट बना, भाई मेरा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। तो वहीद भाई को आप जैसे आपने रेफरेंस दिया, तो वहीद मुगल, हम लोग भी मुगल से, तो वो मुनीर भाई के साथ काम करते हैं। हमारे कज़न है मुनीर भाई भी बिल्डर। हाँ, मुनीर भाई भी हमारे कज़न है, तो हम लोग सारे प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो वहीद ने तो कोर्स किया हुआ था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहीद से भी करवाता हूँ, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर दूसरे लोगों से भी करवाते हैं। तो बेसिकली फिर हम लोग खुद भी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और हमारा जो ज़्यादा उठना बैठना काम जो है वो बिल्डर्स के साथ है। तो हम जब बिल्डर्स के साथ जाते हैं तो एक इजी हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स, कोई भी पार्टी अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, तो बंदा एक फिजिकली कम से इतना तो हो बंदे को कि वो देख के बता दें। इससे जिसका तो नॉर्मली हम लोग वैसे ही प्रैक्टिस होकर जा रहे हैं कि यार ए लीज है, बी लीज है, ट्रांसफर म्यूटेशन सब चीज़ें वैसे वर्बली पता है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे कर लेते हैं। तो ये कि थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा
मैं 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से मुराद ये कि मेरी आपसे मुलाकात है भी, आप शायद नहीं पहचान पा रहे मुझे। 2-3 दफ़ा मैं पहले भी आ चुका हूँ आपके पास, लेकिन वो ऐसा हुआ मैं आया, पूछा, हिम्मत की यार करूँगा इस दफ़ा, फिर मैं घर गया, भूल गया, रह गया इधर उधर, तो इस दफ़ा मैंने बोला आज करूँगा। कल शुरू हो रही क्लास इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो, कुछ और क्वेरी हो तो बिल्कुल आप सर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ आपके पास से। ये भाई ने एक बात करी थी कि यार मैं क्या ये कोर्स कर सकता हूँ या फिर मैं कर के क्या करूँगा ये कोर्स करने के बाद, तो मैं इनको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट वो तो आप देख लें, जैसे आप कह रहे हैं उर्दू इंग्लिश को, उससे कोई कंसर्न नहीं, आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स पता रहेगा। बी लीज है, आपको इंग्लिश में उर्दू में ABCD तो बंदे को इतना पता है। बी लीज होती है, C लीज कमर्शियल की होती है, B लीज होती है, A लीज होती है, वो मोटी मोटी चीज़ें आप वैसे ही समझ लेंगे। उसके अलावा आप एक डॉक्यूमेंटेशन का अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं, उसके ऊपर एक शॉप ले सकते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। 23 फील्ड्स हैं रियल एस्टेट की, 23 फील्ड्स हैं, जो आप जरूरी नहीं है कि आप सेल परचेज ही करें। 23 फील्ड्स हैं जिस पर आप अपना काम कर सकते हैं, तो किसी न किसी में आप फिट हो जाएंगे। तो अलग से कंसल्टेंसी आप मुलाकात कीजिएगा, थोड़ा सा और प्रोफाइल आपका देखकर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे भी बंदे आए हैं जो बिल्कुल ही, जिसको ना नाकारा, जिसको कहते हैं घर का नाकारा तरीन बंदा, कौन नकी साहब, वो जो थे ना तैमूर साहब, वो क्या चकवाल से आए थे, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ पर कि वो एडमिशन ले सकें, तो अपने भाई को लेकर आए थे, जो भाई कराची से था ना, उस बंदे की मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। इस वक्त भेजिया का बहुत बड़ा बिल्डर वॉल स्ट्रीट के नाम से, प्रॉपर्टीज के नाम से, वो बहुत बड़ा सेटअप रन कर रहा है। पिछले मेरे ख्याल आपके साथ ही कोर्स किया था 2018-19 में, ठीक है। तो बात यह है कि बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत से ऐसे रहे, आवाज़ ही निकलती थी, नाम भी इंट्रोडक्शन में भी आवाज़ नहीं निकलती थी, घबराहट, पाँव काँप रहे हैं जैसे। तो इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस जो है ना, जब ये शॉर्ट जो मैंने आपसे बात की ना, यहाँ बाकायदा मैं HR प्रोफेशनल को बुलाता हूँ और ये सारे आपका एक टेस्ट होता है यहाँ पर, पहली क्लास में ही होगा ये शॉर्ट एनालिसिस। आप अपने बारे में लिखेंगे, पूरा कंपाइल होकर उस HR के वाले बंदे के पास जाएगा, उसके मुताबिक ट्रेनिंग डिज़ाइन करेगा और यहाँ के डिलीवर करेगा। उससे आपको पता चलेगा अपनी जो वीकनेसेस है उसको किस तरह दूर किया सकता है अकॉर्डिंगली इस बिजनेस के लिए, ठीक है। और कोई सवाल? जी, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। कोई सवाल? कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये पूरा जो कोर्स है सर, वो आप ही इसको कराएंगे? नहीं, मेरे साथ और भी टीचर हैं। ओके, और भी? हाँ, वो मेरे से अच्छे टीचर हैं, उनका बड़ा अच्छा है। और सर आपने कहा था कि प्रैक्टिकली भी आप लेके जाएंगे, फील्ड विजिट कराएंगे, तो ड्यूरेशन यही होगा टेक टू मंथ? हाँ, उसके बाद नहीं, ड्यूरेशन तो देखिए, जो सरकारी इदारे हैं ना जी, वो इतवार को बंद होते हैं, वो फिर हम एक हफ्ते पहले से सब टाइम दे लेते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को मैं लेकर आ रहा हूँ, तो वीक डेज में होगा, वो आपको एक दिन ऑफ करना होगा या हाफ डे करना होगा। जैसे KD सिविक सेंटर पहुँचना है, पूरा ग्रुप में पहुँच जाएगा, माइक्रो बिल्डिंग पहुँचना है तो पूरा ग्रुप पहुँच जाएगा। तो ये समझिए कि आपको पूरे 3 महीनों में 2 या 3 ऑफ लेने होंगे या हाफ डे कर लें। तो ये कि क्योंकि वो हाँ, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट या जो कॉर्पोरेट सोसाइटी का वर्क करा था वो संडे को ही होता है। जी सर, ये बिजनेस स्टडी का तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडी, तो इसके तहत आप सिर्फ प्रॉपर्टी से मुतालिक ही आप तालीम दे रहे हैं या किसी और बिजनेस में भी? सर, बहुत सारे सेगमेंट हैं, ये तो रियल एस्टेट की बात हो रही है। हमारे यहाँ और भी कोर्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की क्लास हो रही है, इवेंट मैनेजमेंट की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद शिपिंग, टैक्सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह काफ़ी कोर्सेज हैं। प्रैक्टिकल जर्नलिज्म, अप्लाइड जर्नलिज्म का कोर्स होता है, मीडिया कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, ठीक है। इस तरह फेसबुक लीड जनरेशन, ये अलग से सेट भी एक कोर्स है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारा जो बहुत अहम कोर्स है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। आप अगर रियल एस्टेट में आते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वो कोर्स ज़रूर करें, ताकि ये एक तरह से कॉम्बो है। ये 2 कोर्स के बाद आप जो है ना रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को जब आप फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या आपके पास एडवांटेजेस हैं जो आप ले सकते हैं। वो हमारा बड़ा इफेक्टिव कोर्स है। इस तरह के कोई हैं 10-12 के करीब कोर्सेज है जो हमने, ये बस रियल एस्टेट को, चूँकि मैं खुद ही इसको करता हूँ तो मैंने इसको ज़्यादा मार्केट किया हुआ है। और भी टीचर हैं और भी ट्रेनर्स हैं। और सर, ये कराची के बारे में ही बताइए, डॉक्यूमेंटेशन क्या जैसे दूसरी सिटीज है पूरे पाकिस्तान में? देखिए, कराची के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादा काम करते हैं। कराची की अथॉरिटी KDA 1958 के अंदर फॉर्म हुआ था, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी।
पूरा पाकिस्तान में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं KDA को फॉलो करती हैं डॉक्यूमेंटेशन में। CDA ले लें आप, RTA ले लें, हैदराबाद, जितनी भी बड़ी आपको लीडिंग मुल्तान MDA जो है अथॉरिटीज़, इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन जब फाइल सिस्टम आप KDA का पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मतलब बहुत से बच्चे गए हैं वहाँ पर, तो वो कहते हैं मैं समझने में मुश्किल नहीं हुई। इवन दुबई के अंदर मुश्किल नहीं हुई। दुबई में भी लोग जो डिप्लोमा करके गए यहाँ से, उनको थोड़ा सा पढ़ा, आइडिया हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये कि ऐसा कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन एक वैसे अगर कोई वो मतलब अगर मतलब कोई कहे कि यार थोड़ा से ओवरव्यू दे रहे हो, हाँ ये तो वो तो फिर वो इंडिविजुअल अलग से बता देते हैं, अलग से ओवरव्यू। सर कोर्स आउटलाइन कल शेयर होगी? नहीं आज ही होगी। आप अभी इनको कह रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पर पूरा इसका ब्रोशर बना हुआ, हर चीज़ में मेंशन है। आपने अगर व्हाट्सएप नंबर दिया है तो आज ही हो जाएगी। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का टच नहीं होगा, मार्केटिंग का भी? अरे सब चीज़ें भाई, पूरा वो फालूदा है फर्स्ट क्लास का। सर इसमें अप्रेजिंग है, रियल एस्टेट की वैल्यूएशन किस तरह करें, फेक फाइल खासतौर पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना कटिंग का कुछ नाम सुना होगा, ठीक है, उससे किस तरह बचा जाए। बहुत सारे टैक्सेस हैं जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ जो टैक्स कलेक्शन करती है, रेवेन्यू, BR वैल्यू, DC वैल्यू, मार्केट वैल्यू, टैक्स किस पे लगता है, फाइलर, नॉन फाइलर, बहुत डिटेल है उसके अंदर। तो ये सब इसके अंदर है। जी मार्केटिंग के भी टॉपिक्स हैं इसमें। इस तरह रियल एस्टेट अगर आप वो कर लेते हैं, डिप्लोमा में एनरोल हो जाते हैं, तो उसके अंदर तो एक्सक्लूसिव पूरा मार्केटिंग का कोर्स है, जिसमें आपको होता है ना ये डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है, पोस्ट, इस पर कॉन्टेंट किस तरह लिखने हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकल सेशन है। उसके लिए लैपटॉप मैंडेटरी है, ज़रूर होना चाहिए आपके पास। पोस्ट डिज़ाइन किस तरह करनी है, पोस्ट को अपलोड कैसे करना है, क्या बजटिंग करनी है, टारगेट ऑडियंस कैसे सेट करनी है, कि इससे जो लीड जनरेशन होगी उस पर कॉल्स वगैरह किस तरह करनी है, किस तरह आपको पोटेंशियल कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट पे लाना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। जी ये हमने इसको रियल एस्टेट से वो किया है टच। रियल एस्टेट की पोस्ट जो बनती है ना, उसके हवाले से ये अलग से कस्टमाइज डिज़ाइनिंग है। डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो हर चीज़ की होती है ना, प्रोडक्ट की भी होती है, बहुत चीज़ों की होती है, मगर इसको कस्टमाइज किया है रियल एस्टेट से। अच्छा सर, एक चीज़ पूछनी थी, जैसे वैसे तो जैसे आपने बताया कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और मैंने जो एक अंदाज़ा लगा इसमें यहाँ बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो भी बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको प्रॉपर्टी का दूर तक नहीं आइडिया, अब वो कहता है कि मैं अपनी स्टेट एजेंसी खोलना चाहता हूँ, तो आया उनको आप स्क्रैच से बताएंगे कि किस तरह करना चाहिए, एक जगह लेके किस तरह स्टार्ट करना चाहिए काम, आया इस कोर्स में ये चीज़ होगी? ई से शुरू करता हूँ मैं क्लास, क्या है बेसिक चीज़ है ये, अब अच्छे अंदाज लगाना, स्क्रैच होगा। वैसे पूछो ना कि भाई बहुत तरह से सवाल होते हैं सर, हमारे बच्चे चाहता हूँ तो क्या करूँ, पहला स्टेप क्या होगा? सर पूरा इसका रियल एस्टेट बिजनेस प्लान है, जिसके अंदर पूरी डिज़ाइनिंग से लेकर किस तरह आपको कार्ड डिज़ाइन करना है, किस तरह फ्लायर डिज़ाइन करना है, किस तरह आपको अपना शक्ल बनानी है ना सोशल मीडिया पर, जितने भी सोशल मीडिया टूल्स है उसमें जो टाइम लाइन पर आप अपनी जो इमेज बनाएंगे वो खुद नहीं बनाएंगे, या किसी 500,000 वाले डिज़ाइनर से नहीं बनवानी, वेबसाइट भी बनानी है इस पर, ये सब पूरा इसके अंदर चीज़ें हैं, नॉब है, रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट कैसे कराना है, सिविक सेंटर के पीछे इसका डिपार्टमेंट है कॉपीराइट, कितनी फीस है, सब जाओ जानने वाले हैं वहाँ से करा लो, खुद ही कराओ कॉपीराइट, ये नहीं किसी वकील को पकड़ो, पैसे बचाओ, कॉस्टिंग किस तरह आपको सेव करनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या इतनी सारी क्या चीज़ें बताऊँ, मुख्तसर ये कि 16-17 साल हो गए, और ये जो पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये इसका वो है कि प्रेजेंस की खींच के ला रहे हैं लोगों को, रेफरेंस देंगे, ज़्यादातर रेफरेंस से आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जो सेटिस्फाई। अभी तो सेकंड जनरेशन जो है वो कोर्स कर रही है, पहली तो अब पहले बच्चों को भेज रहे हैं लोग, बाप ने किया तो बेटे को भेज रहे हैं। कोई शक नहीं है, आपका एक नाम है मार्केट के अंदर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं। मैंने अब कुछ चीज़ें भी डिस्कस नहीं की हमने, बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी इसका बनाया है कि आप कोर्स करने के बाद उस मार्केटिंग टीम का हिस्सा बन सकते हैं, पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क का। अगर थोड़ा टाइम है तो ब्रीफ कर दूँ? हमारे पास तो टाइम है सर, सर आपके अपने नहीं मैं बहुत सारे आदमी हूँ है सर, आपके अपने प्रोजेक्ट है वो भी बेच सकते हैं। अभी यार ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा ना। हमारा जो है ना पूरा एक आपको बताऊँ कि नेटवर्क हमने भी नया काम शुरू किया है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप कहाँ रहते हैं? मिसाल के तौर पर आप एक बता दें, कोई भी। सदर।
आप एक टीम का हिस्सा होंगे, सदर एरिया की जुरिडिक्शन आपको दे दी जाएगी, जैसे आपकी शॉप है, वहाँ जो भी इन्वेंट्रीज आपके पास आएंगी जो आप सर्च करेंगे, ठीक है, वो इन्वेंट्रीज आप उस इलाके के कैप्टन को देंगे। एक कैप्टन हमने मुकर्रर किया, कैप्टन भी यहीं का पास आउट है, वो कैप्टन PMN के प्लेटफॉर्म पर वो इन्वेंट्री देगा। मार्केटिंग वाले ज़रा सुने, ये आइडिया पाकिस्तान का पहला है और कोई इस पर अमल कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने मैंडेटरी रखा है कि पास आउट स्टूडेंट ही इसका हिस्सा बन सकता है। कैप्टन उस इलाके का इंचार्ज होगा कि रेडियस उसको दे दिया जाएगा, उसके अंडर में 10 स्टूडेंट में दूंगा जो ट्रेनिंग भी होगी और वो अर्न भी करेंगे। आपने फर्ज कीजिए एक दुकान निकाल ली हाशमी शॉपिंग सेंटर के अंदर, ठीक है, ये बेचने के लिए आई है, आपने उसका MOU साइन कराया ऑनर से, ये भी नया है पाकिस्तान में, मगर रेरा में है ये। रेरा का मतलब अभी आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो क्या है कि आपने उससे MOU साइन कराया, उस दुकानदार के पास गए, उस बोला मुझे बेचना है, आप बोलेंगे जी ये इसकी जो है ना वो मेरे पॉइंट्स इसकी बेस के ऊपर हम आपकी दुकान हमारे ऑन लेंगे, मगर उसमें कमीशन भी तय होगा, उसमें विजिटिंग आवर्स भी तय होंगे, उसमें एक MOU में एक शर्त ये भी होगी 3 महीने तक आप ये दुकान किसी को नहीं बेच सकते, हम बेचेंगे, ये बाउंडिंग लेंगे उससे। देखिए आमतौर पर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी लोग 10 लोगों को लिखवा देते हैं, वो 10 ही ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, एक बेच पाता है, 9 ने जितनी मेहनत की वो सारी उसकी ज़ाया, ठीक है। तो ये जब आप ये MOU साइन कर लेंगे, आप फिर जाएंगे कैप्टन के पास। कैप्टन के लिए मस्ट है कि उसके पास फिजिकली अपनी एजेंसी होनी चाहिए, उसको देखकर विजिट करके हमारी मॉनिटरिंग टीम है उसको अप्रूव करती है। वो कैप्टन जो है फिर उस बंदे के पास जाएगा, पूरी नेगोशिएशन करेगा और वो इन्वेंट्री डालेगा, हेडक्वार्टर भेजेगा PMN के, पंजवानी मार्केट नेटवर्क। उस वो इन्वेंट्री को, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी टैगिंग सब PMN के पास डिज़ाइनर्स हैं, वो उसको करेंगे और वो सोशल मीडिया पे भी बूस्ट होगी, सारे सोशल मीडिया पे PMN के प्लेटफॉर्म से, मगर उस पर नाम होगा कैप्टन का उस इलाके का, बंदा डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करे, ठीक है। सदर में अगर दुकान चाहिए तो जितने पता है 45 के करीब कैप्टन्स कराची के अंदर अपॉइंट करने हैं, अभी तकरीबन 20 हो चुके हैं, ठीक है। 45 जैसे ही हो जाएंगे और वो 45 कैप्टन्स को, हर इलाके का जो कैप्टन है उस पर वो इन्वेंट्री चली जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप सदर में बैठे हुए हैं, आपके पास फर्स्ट के डिफेंस की कोई रिक्वायरमेंट आती है, आप जाकर ढूंढेंगे किसी को, आप डिफेंस वाले कैप्टन को बोलेंगे यार ये मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, ये मुझे निकाल के दो। अब पूरे कराची में ये दुकान, सदर वाली दुकान फैल गई, कैप्टन के पास चली गई, किसी के पास कोई इन्वेस्टर है, किसी के पास कोई घाक है, वो आपसे कांटेक्ट करा देगा, आप जाकर उससे जाकर डील कर लें, उसका उस डील का 80% आपके पास डिवाइड होगा, 20% शेयर जो है ना PMN लेगा। PMN उस 20% को भी अपने पास में रखेगा, ये सोशल मीडिया पे जो एक्सपेंस होते हैं ये सारा वो करेगा, ठीक है। आपकी नेटवर्किंग पूरे कराची में होगी, पूरे कराची में नहीं होगी, रमज़ान के आखिर तक पूरे पाकिस्तान तक होगी, क्योंकि सारी जगह हमारे स्टूडेंट मौजूद है, ऑनलाइन स्टूडेंट भी मौजूद हैं। तो ये नेटवर्किंग है, आपकी रीच हर जगह होगी। फर्स्ट कीजिए नॉर्थ कराची से आपके पास कोई आ गया बायर, या दुकानदार से पूछा है इसके बाद दुकान बेच के क्या करोगे, पता है मुझे नॉर्थ कराची में घर लेना है मिसाल के तौर पर, तो नॉर्थ का आपके पास वो भी आ गया क्लाइंट, आपने नॉर्थ कराची के कैप्टन को इंटीमेट किया थ्रू PMN, तो वो क्लाइंट भी, यानी जिसकी कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और परचेज भी जो कर रहा है, अगर वो बेच के कुछ आगे कुछ ले रहा होगा, वो भी आपके पास उसकी आ जाएगी, बाइंग और सेलिंग दोनों आ जाएगी। तो एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई पोर्टल नहीं दे रहा, डॉक्यूमेंटेशन की गारंटी पेपसेट देगा पंजवानी इंस्टीट्यूट, जो वेरीफाइड होंगे डॉक्यूमेंट्स। आप जब लेंगे उस दुकान के डॉक्यूमेंट्स, ये भी पहले चेक करेंगे आप बेचने से पहले। तो मालिक छुपाते हैं ना, अरे भाई मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे दिखा दो, क्योंकि आप देख चुके हैं ना डॉक्यूमेंट्स, आप देखेंगे उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं लगी हुई, जो भी उसके अंदर उसके अगर फर्ज कीजिए कोई है उसको आप रेक्टिफाई कराएंगे थ्रू उसके, बोलेंगे अपने मालिक को यार ये इसके अंदर कम है, ये बनाओ, वो बोलेगा आप ही बना दो भाई जब आप इतना जानते हो। तो ये सर्विसेज भी आप देंगे, क्योंकि आप कोर्स कर चुके हैं, आपको डिटेल्स मालूम है, तो आप ये भी सर्विसेज उनको देंगे। तो ये नेटवर्क जो है ना, ये आस्ते आस्ते पूरे पाकिस्तान तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैलाना है। आउट क्लास रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे तमाम स्टूडेंट से। और ये जो अच्छा एक और चीज़, PMN एक प्रोजेक्ट लेता है मार्केटिंग के लिए, इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, अभी से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी बिल्डर गए, तब तो बिल्डर अपने स्टूडेंट भी काफ़ी बिल्डर बन गए,
तो वो हमें प्रोजेक्ट हम पूरी, मैं इसकी खुद पर्सनली पूरी R&D करूँगा कि इस प्रोजेक्ट की लैंड का स्टेटस, NOCs का क्या पोजीशन है, ज़मीन के नाम पर है नहीं है, पूरी R&D मेरा काम है, मेरी एक्सपर्टीज़ है ये। प्रोजेक्ट मैंने ले लिया फ़र्ज़ कीजिए, अब मैं प्रोजेक्ट उन तमाम कैप्टन्स को, जितने मेंबर्स हैं उन तक चला जाएगा कि इसको बेचो, ये तुम्हारा रिबेट है, वो जो भी परसेंटेज होगी। ये एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, 4 प्रोजेक्ट बेचे हैं पिछले 2 साल में हमने, विदिन 15 से 20 दिन में मरीर में ये कर चुके हैं हम ये सारे कार्रवाई। तो कहने का मकसद ये है कि कोर्स के बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है कि जहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं अपने एरिया में बैठ के। एजेंसी है नहीं है, अगर एजेंसी नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकते, घर में बैठ के काम करें। दोपहर के बाद निकल गया अपने इलाके में, देख लिया कि दुकान भी करी है, कोई जगह घर भी कराया, कोई फ्लैट भी कराया, वो किस तरह निकालना है, ये सारे टूल्स हम बताएंगे आपको कि किस तरह आपको जो है अपने एरिया में रिसर्च करनी है। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कल इसमें बड़ी मीटिंग भी थी और 3-4 मीटिंग हो चुकी हैं। तो ये कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे फिर अपने भी प्रोजेक्ट्स, मेरा अपना भी प्रोजेक्ट है, वो भी आप उस पर सेल परचेज कर सकते हैं। आप मैं अपने प्रोजेक्ट कितना एथेंटिक होगा वो आप अंदाजा लगा लें कि मैंने ज़मीन खरीदी है जी। जी एक मेरी मीटिंग है। ओके कोई ना, आपका सेशन खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं, कोई मना। मैं तो बस ये आपके टाइम को देख रहा था कि अगर जो बैठ सकते हैं जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो बताइए आप।